चलिए कल वाला आप लोग याद कर लिए होंगे ना। खड़ा होइए, ब्लैक टी शर्ट आ जाए आप खड़ा होइए। कितने देशों के से संविधान लिया गया है? 10 देशों से। किसी दो का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, हिंदी आता है तुमको? हो गया बैठिए। किसी आदमी को 10 देशों का ट्रिक याद है क्या? जी। बहुत आदमी क्या रेड शॉर्ट वाले बताइए। आबिद आज रुक जा, अमेरिका या फ्रांस। बहुत बढ़िया, बैठ जाइए। इसमें जो जा है, जा से क्या होगा? जापान। जा से जापान। अब बताइए साइड में नहीं याद है? बताए थे। अब बताइए। दो को आ है, पहले आ से ऑस्ट्रेलिया है, दूसरा आ से क्या होगा? आयरलैंड। देखिए पीछे ब्लैक शॉट। आयरलैंड से हमने क्या लिया है? कौन सा सब्जेक्ट? याद किया जाए, ठीक है? क्योंकि नया चीज है, थोड़ा सा आदत डालने में दिक्कत होगा, लेकिन शुरू कीजिए आप। आयरलैंड से क्या क्या लिए हैं? राज्य नीति निर्देश सिद्धांत, राष्ट्रपति द्वारा 12 सदस्यों का मनोनयन। बहुत बढ़िया, बैठिए आप। कराइए चश्मा वाले भाई साहब। आपातकालीन अधिकार हमने कहां से लिया है? राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार जर्मनी से लिया है। बैठिए। जर्मनी के संविधान का नाम क्या है? वाइमर। क्या? वीमर या वाइमर। बैठिए। चलिए बहुत बढ़िया। आपका वीडियो भी आपके ग्रुप में डाला है। सब लोग का नंबर ऐड हो चुका है? देखिए वीडियो ठीक है, वीडियो जो है सो है, लेकिन जो क्लास में आप समझ रहे हैं ना, वो ज्यादा इफेक्टफुल होता है। ठीक है, वीडियो तो चलिए मान लीजिए क्लास आप नहीं आए तो उस दिन आप कवर कर लीजिएगा, उसके लिए होता है। या फिर कभी कभार कोई ऐसी बात है जो समझ में नहीं आ रही हो, आप लिखे हैं लेकिन क्लास में समझा गया नहीं, समझ में आया, तो फटाक से उसको ओपन करके आप देख लीजिए, वहां से आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा ये ऐसे समझा, उसके लिए वो चीजें हैं, लेकिन क्लास रेगुलर है। ग्रुप में नहीं आया आप? ग्रुप में डाला गया है तो कल बोले थे, कल आया था क्लास आप? हम एक नंबर दिए थे कि इस पे जो कल हमने एक नंबर दिया था, जो सुनिए जिनका नंबर नहीं आया था देख लीजिए, 7991142066। इस नंबर को लिख लीजिए, घर पे जाइएगा तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, इस पर अपना बैच टाइम और नाम लिख करके ग्रुप में ऐड कर दिया गया है। बहुत सारे लोग हो गया है। ठीक है, चलिए हमने कल जो हम लोग भारतीय संविधान के स्रोत को पढ़ रहे थे, और स्रोत में लगभग हो चुका था। 2-3 ऐसे देश हैं जो अभी बचे हुए थे। कौन सा देश बचा हुआ था? अमेरिका बचा हुआ है और फ्रांस बचा हुआ है। कनाडा भी बचा हुआ है। कहाँ तक लिखा है? देखिए आबिद आज रूस से हो गया, उसमें उसके बाद आएगा आपका बहुत बढ़िया। जापान का नहीं लिखा? देखिए कनाडा लिख के डाल देना है। देखिए इसमें संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली, संघीय शासन प्रणाली। संघ मतलब होता है केंद्र, या इसको आप संघ मतलब ग्रुप भी कह सकते हैं, यूनियन भी कह सकते हैं। भारत में जो शासन सत्ता है किसी एक आदमी के द्वारा नहीं चलाया जाता है, एक ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। हमने कल बताया था आपको कि भारत में शासन सत्ता केंद्र में कौन चलाती है? संसद चलाती है। और संसद जो है वो राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनता है। राष्ट्रपति भारत के एक होते हैं, लोकसभा में सदस्यों की संख्या जो है 545 होती है अभी के टाइम में, और राज्यसभा में सदस्यों की संख्या 245 होती है। ठीक है, तो ये सभी लोग मिलकर के जो है शासन सत्ता को चलाते हैं। और यह बात हमने किस देश के संविधान से लिया है?
संविधान से लिया है। क्लियर? इसके बाद क्या था? रुक जा, जा से जापान, जापान। देखिए, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया, कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। देखिए, जैसे विधि निर्माण प्रक्रिया, कानून होगा, ये बात हमने ब्रिटेन के संविधान से लिया है। विधि मतलब कानून होता है, लेकिन कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया मतलब कि किस, जैसे आपको पता चला है किसी व्यक्ति पे अगर धारा 302 चल रहा है तो उसको या तो फांसी हो सकती है, नहीं तो उम्र कैद हो सकता है। तो 302 के तहत ये वाली बात जो होगी, ये हमने इसका कॉन्सेप्ट हमारा जो क्लियर हुआ वो किस देश के संविधान में देखकर हुआ? जापान के संविधान को देख करके हुआ। इसके बाद अमेरिका, अमेरिका। एक बात हमने कल चर्चा किया था अमेरिका से, जब हम पढ़ रहे थे ऑस्ट्रेलिया को, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, लेकिन प्रस्तावना का कॉन्सेप्ट हमने कहां से लिया है? अमेरिका से। इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात जो अमेरिका से हमने लिए है और एग्जाम में पूछा जाता है वो है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य, ये दोनों बड़े ही जो एग्जाम में हमेशा बार बार रिपीट होने वाले सवाल होते हैं। तो मौलिक कर्तव्य तो आपने देखा था कहां से? रूस से लिया गया था। किस समिति की देन थी मौलिक कर्तव्य? समिति की देन थी। जबकि हमने मौलिक अधिकार जो है वह किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से लिया है। देखिए, प्रस्तावना, प्रस्तावना कॉमा मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार को ही मूल अधिकार भी कहा जाता है। तो कंफ्यूज नहीं हुई है कि मूल अधिकार कहा दिया, पूछ रहा है सब मौलिक अधिकार पढ़ा दिए हैं, दोनों में कॉमा देकर लिखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय, इसका कॉन्सेप्ट भी हम लोग वहीं से लिए हुए हैं। सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, कॉमा राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य, राष्ट्रपति के अधिकार एवं कार्य तथा उपराष्ट्रपति की स्थिति, उपराष्ट्रपति की, उपराष्ट्रपति की स्थिति। ये जो बातें आप लिखे हैं इन सभी को हमने किस देश के संविधान से लिया है? अमेरिका के संविधान से। इसके बाद फ्रांस। एक्चुअली यहाँ से हमने जो है गणतंत्रात्मक व्यवस्था जो है इसको लिया है। इसके अलावा बंधुत्व यानी कि भाईचारे का जो कॉन्सेप्ट है ये भी हमने कहां से लिया है? फ्रांस से ही लिया है। देखिएगा, फ्रांस देश देखिए, गणतंत्रात्मक प्रणाली, गणतंत्रात्मक प्रणाली तथा बंधुत्व व्यवस्था, बंधुत्व व्यवस्था, इन बातों को हमने फ्रांस के संविधान से लिया है। चलिए, यहाँ पे हमने आपको एक बात समझाया था कि इन सब के अलावे यानी कि इस 10 देशों से जो कॉन्सेप्ट लिया है हमने, इसके अलावे भारत शासन अधिनियम 1935 के लगभग 250 अनुच्छेदों को सीधे सीधे उठा के हमने भारतीय संविधान में डाल दिया। ठीक है, कल हमने कहीं एक सवाल देखा था, पूछा गया था कि भारत का संविधान जो है 10 देशों से प्रेरित है, इसके अलावा और कहां से भारत का संविधान प्रेरित है? तो वही भारत शासन अधिनियम 1935 से प्रेरित है। ठीक है, देखिए अब नोट लिख के लिखिए, नोट लिख के डैश दीजिए। इन 10 देशों के अलावे, इन 10 देशों के अलावे, 10 देशों के अलावे भारत शासन अधिनियम 1935 के, भारत शासन अधिनियम 1935 के, भारत शासन अधिनियम 1935 के 250 अनुच्छेदों को, 250 अनुच्छेदों को
सीधे सीधे उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिया गया है। 250 अनुच्छेदों को सीधे सीधे उठाकर भारतीय संविधान में डाल दिया गया है। भारतीय संविधान में डाल दिया गया है। ठीक है, चलिए अगला हेडिंग लिखिएगा, भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां। भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां, हेडिंग है आपका भारतीय संविधान की प्रमुख समितियां। अब थोड़ा सा समझिए, जो प्रांतीय चुनाव हुआ था उसके द्वारा संविधान सभा के सदस्य चुन करके आ गए थे, लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि संविधान सभा के 294 सदस्य चुन करके आए थे, 96 सदस्य, वो सारे लोग अगर मान लीजिए हमको जाना है कहाँ पे, आयरलैंड जाना, तो सारे लोग आयरलैंड के संविधान देखने जाएंगे। ऐसा अगर करेंगे तो संविधान कितने दिनों में बनेगा, इसका अंदाजा है? बहुत दिनों में लग जाएगा, और यह हो सकता है कि बने भी नहीं। जैसे आप लोग देखते होंगे जब शादी विवाह होता है तो उस दौरान क्या किया जाता है कि घर में जो लोग होते हैं उन सभी को काम बांट दिया जाता है। बाबू तुम्हारा काम बात दूध ले, आपका काम है दही का व्यवस्था करना, आप जो है मिठाई वाले के ऊपर आइएगा, आप लोग जो है सब्जी लेके आइएगा। अब सोच लीजिए घर के सारे सदस्य जब दूध लाने जाना हुआ तो सारा दूध लाने चला गया, दही लाने जाना हुआ सारा दही लाने चला गया, तो पता चलेगा कि बरतिया आ गया है, अभी सामान्य ढोआ क्या रहा है, फिर बरियाती करिए आगे जाएगा। बस समझ में आया? तो उसी तरह से जो ये सदस्य थे, ये सारे सदस्यों को छोटे छोटे अलग अलग ग्रुपों में बांट दिया गया कि भाई साहब फलाना काम आपका है, चिलाना काम आपका है। अलग अलग अगर ग्रुप में बटे हुए रहेंगे, छोटा छोटा काम दिया रहेगा तो काम भी जल्दी हो जाएगा और काम भी आसानी से होगा। ठीक है, अच्छे तरीके से होगा। बात आपको समझ में आई? इसीलिए उन सभी सदस्यों को मिला करके छोटे छोटे बहुत सारे ग्रुप्स बना दिए गए थे, लेकिन हम उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपने लिखा है कि महत्वपूर्ण जो है सो समितियां थी उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि सारी समितियों से आपके एग्जाम में सवाल वगैरह आता नहीं है। तो जो महत्वपूर्ण समितियां उसके ऊपर हम लोग देख लेते हैं। एक तरफ लिखिएगा आप समिति, दूसरे तरफ अध्यक्ष। एक तरफ समिति, दूसरे तरफ अध्यक्ष। एक तरफ समिति, दूसरे तरफ अध्यक्ष। समिति में लिखिए झंडा समिति। समिति में क्या हो जाएगा? झंडा समिति। अध्यक्ष कौन थे इसके? बहुत बढ़िया, जेबी कृपलानी। हाँ बिल्कुल भारत के थे, जेबी कृपलानी। इनका पूरा नाम है जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी। हमको एक बात नहीं समझ में आता है कि जब आप लोग बैठे हैं तो इधर खिसक के बैठ जाते हैं। कौन सा ट्रेन है कि खिड़की की तरफ बैठना जरूरी है? पान कुट के खाते हैं कि थूकिएगा? जब इधर जगह की तरफ बैठ जाइए, जो आएगा बाद में उस साइड से बैठ जाएगा। अब आप भी डिस्टर्ब हुए, वो भी बेचारा परेशान हुआ नहीं। जेबी कृपलानी का पूरा नाम जीवत राम भगवान दास कृपलानी। लिख लीजिएगा, नीचे लिख लीजिए, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जेबी कृपलानी, जीवत राम भगवान दास कृपलानी। जीवत राम भगवान दास कृपलानी। दूसरा है प्रांतीय समिति। भगवाने का नाम है। बहुत बढ़िया। प्रांतीय समिति। एक्चुअली आज जो आप भारत देखते हैं ना, भारत का जो नक्शा आपको दिखाई देता है इतना खूबसूरत, यह इस प्रांतीय समिति वाले अध्यक्ष भाई साहब का ही देन है। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे इसके? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। एक्चुअली इनका नाम जो था वो वल्लभ भाई पटेल था, सरदार इनके नाम में बाद में जुड़ा था। एक सवाल पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार किसने कहा था?
नहीं, एक्चुअली एक आंदोलन हुआ था जिसका नाम है बारदोली आंदोलन, ठीक है। बारदोली आंदोलन के दौरान, बारदोली गुजरात में जगह है, वहां की महिलाओं ने इनको सरदार की उपाधि दी थी, ठीक है। नोट में लिखिए इस बात, नोट में लिखिएगा। बारदोली आंदोलन के दौरान, बारदोली आंदोलन के दौरान वहां की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। सरदार की उपाधि दी थी। तीसरा है कार्य समिति। कार्य समिति, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संघ संविधान समिति, संघ संविधान समिति। चौथा, संघ संविधान समिति। इसके अध्यक्ष कौन थे? JL नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। संघ संविधान समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। अगला है प्रारूप समिति। प्रारूप समिति, अध्यक्ष BR अम्बेडकर। पूरा नाम भीमराव रामजी अम्बेडकर, BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। वहीं पे चर्चा कर रहे हैं, इसलिए इसको सुधा। एक सवाल पूछा जाता है कि संविधान के प्रारूप पर कितने दिनों तक बहस चला था। प्रारूप पर मतलब ये है कि ये जो समितियां थी अलग अलग देशों से अलग अलग रूल्स को लेके आती थी, और वो जो रूल्स को लेके आती थी ये थोड़ी उनको पता होता था 100% ये सही होगा, यही रूल भारत के लिए उचित है। तो उसके लिए एक समिति बनाई गई थी जिसका नाम था प्रारूप समिति, और जितने भी लोग किसी भी देश से कॉन्सेप्ट को लेकर के आते थे सबसे पहले प्रारूप समिति के पास जाती थी, और प्रारूप समिति जो है और वो जो समिति लेके आती थी या संविधान सभा के सभी सदस्य मिल करके उस प्रारूप पर, प्रारूप मतलब होता है आपका जो कॉन्सेप्ट है आपके संविधान का, उसको प्रारूप कहा जाता है। तो उस प्रारूप पर जो है बहस करते थे कि नहीं ऐसे रहेगा ऐसे रहेगा। अच्छा, जैसे आप समझ लीजिए कि अगर आप कोई प्रोग्राम करना चाह रहे हैं, आप कोई दुकान वगैरह खोलना चाह रहे हैं, नहीं तो होता क्या है कि आप अपने गार्जियन से जाकर चर्चा किए कि पापा जी हमको जो सही दुकान खोलना है। तो आपके पापा जी चूंकि आपको बचपन से अभी तक लेकर के आए तो वो देखते हैं कि आप चला पाइएगा नहीं चला पाइएगा, कहाँ पे खोलना है, कहाँ पे खोलना ठीक रहेगा, कितना पैसा लगाना ठीक रहेगा। तो पूरी फैमिली बैठ के क्या करती है, डिस्कशन करती है। उसके बाद एक नतीजा निकल के आता है कि अच्छा ये बच्चा फलाना दुकान कर रहा है, ये दुकान इसके लिए सही नहीं है, फलाना दुकान इसके लिए खोल लिया जाए, ठीक है। तो उसी तरह से अब संविधान में कौन से रूल रहेंगे कौन से रूल नहीं रहेंगे, इस पर बहस जो है प्रारूप समिति के अंतर्गत जो है सो करी जाती थी। पूरे संविधान सभा के सदस्य मिलकर करते थे, और उसमें जो सदस्यों की संख्या थी 114 थी। अब चूंकि प्रारूप समिति के अध्यक्ष BR अम्बेडकर थे तो फाइनल डिसीजन जो है वो BR अम्बेडकर के अनुसार ही तय होता था कि संविधान में कौन सा रूल रहेगा और कौन सा रूल नहीं रहेगा। आपने एक सवाल पढ़ा होगा या सुना होगा कि भारतीय संविधान का पिता किसको कहा जाता है या जनक किसको कहा जाता है, तो BR अम्बेडकर कहा जाता है। इसी के कारण क्योंकि फाइनल डिसीजन जो है तो यही दे रहे थे। अरे संविधान ही थोड़े बनाए थे, संविधान तो पूरी संविधान सभा ने मिलकर बनाया था, लेकिन फाइनल डिसीजन इनका होने के कारण इनको जो है सो भारतीय संविधान का फादर कह दिया जाता है। क्लियर? चलिए यहाँ पे एक और सवाल पूछा जाता है, बाकी में तो नहीं पूछता लेकिन इसमें पूछता है कि प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी।
तो अगर सदस्य पूछे तो 6, लेकिन अगर कुल सदस्यों की संख्या पूछ दे तो उस समय हो जाता है 7, क्योंकि जो अध्यक्ष होते हैं वो बेसिकली किसी भी समिति के सदस्य नहीं होते, क्योंकि उस समिति के अंतर्गत अध्यक्ष को वोट करने का अधिकार नहीं होता। अध्यक्ष तभी वोट कर सकता है जब वह चुनाव जो है टाई हो जाए, दो दलों का बराबर चुनाव हो जाए, तो उस स्थिति में अध्यक्ष जो है किसी एक पार्टी को वोट करके उस पार्टी को क्या कर सकता है, जितवा सकता है। इसलिए ध्यान रखना है कि अगर आपसे पूछे कि प्रारूप समिति में सदस्य कितने सदस्य थे तो 6 और कुल सदस्य कितने थे तो 7। क्लियर, पॉइंट मिल गया। ये दिन है 114 दिन तक बहुत चला था, इसी सब वो लिखवा रहे हैं, लेकिन नोट लिख लीजिए और 1 2 3 4 करके दिखते जाइए। हाँ, नोट में ठीक है। प्रारूप समिति में 6 सदस्य थे, 6 सदस्य थे, जबकि कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। जबकि कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस चला था। भारतीय संविधान के प्रारूप पर 114 दिनों तक बहस चला था। 114 दिनों तक बहस चला था। नेक्स्ट पॉइंट, B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। क्लियर? अगला हेडिंग है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। भारतीय संविधान की अनुसूचियां। हेडिंग है भारतीय संविधान की अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी थी? 8 थी। अनुसूचियां 8 थी। कितनी है? 12 हो गई। एक पॉइंट लिखिए। देखिए, कभी भी अगर सवाल में आपको मूल संविधान कहे, इसका मतलब यह है कि 1950 में जो संविधान लागू हुआ था उसकी बात की जा रही है। मूल संविधान, ठीक है, मूल यानी कि जब और वर्तमान संविधान कहेगा तो आप समझ रहे हैं कि अभी के टाइम की बात हो रही है। देखिए, मूल संविधान में हाँ, नीचे पॉइंट में लिखना है। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। 8 अनुसूचियां थी जो वर्तमान में बढ़कर 11 हो गई हैं। सॉरी 12, जो वर्तमान में बढ़कर 12 हो गई हैं। 12 हुआ है ना? इसका ये एक बहुत बड़ा शानदार ट्रिक है, लेकिन उस ट्रिक को हम लोग लास्ट में लिखेंगे। पहले इस पूरे अनुसूची को हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा अनुसूची क्या हमको बताता है। लिखना आपको कैसे है, तो आप लिख लीजिएगा प्रथम अनुसूची, ठीक है, डैश दीजिएगा, उसमें लिखना है। या फिर यहाँ पे प्रथम की जगह पर नंबर दे दीजिए, एक पहली अनुसूची, दूसरी अनुसूची, इस तरह से लिखना है। पहली अनुसूची लिखिए। प्रथम अनुसूची, ठीक है। पहले समझिए इसको क्या कहता है। पहली अनुसूची, पहला भाग और पहला अनुच्छेद, यह तीनों यही बात कहता है कि भारत राज्यों का एक संघ है।
ठीक है। वर्तमान टाइम में भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य हैं। इस बारे में हमको जानकारी कहां से पता चलती है? तो पहली अनुसूची से पता चलती है। जैसे अगर संविधान में चेंजेस आते हैं, राज्यों की संख्या बढ़ती है घटती है, तो हमको पता करना होगा, तो कहां से पता करेंगे? सीधा अनुसूची 1 जाइए, आप पढ़िए, वहां पे संशोधन करके उसको मेंशन किया जा चुका होता है, तो वहां से आप जो है इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, क्या ध्यान रखना है? पहली अनुसूची क्या बताता है? भारत राज्यों का एक संघ है जिसमें 28 राज्य और 8 केंद्र शासित राज्य वर्तमान टाइम में उपस्थित है। ठीक है, देखिए भारत राज्यों का एक संघ है। भारत राज्यों का एक संघ है। राज्यों का एक संघ है जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्य शामिल है। जिसमें वर्तमान समय में 28 राज्य तथा 8 केंद्र शासित राज्य शामिल हैं। राज्य स्टेट और केंद्र शासित राज्य यूनियन टेरिटरी नहीं। अब आइए दूसरी अनुसूची। ध्यान से समझिए क्या कहता है। दूसरी अनुसूची कहता है कि विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में जानकारी देता है। कौन? दूसरी अनुसूची। इसमें 2-3 शब्द आपको इस्तेमाल किए गए हैं। एक विशेषाधिकारी, दूसरा वेतन, आप समझते होंगे, तीसरा भत्ता और पेंशन। ये चारों शब्द का इस्तेमाल किया गया है। विशेषाधिकारी कौन है? तो सीधा सीधा समझिए, जो राजनीति से संबंधित व्यक्ति हैं, जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, आपका मुख्यमंत्री हो गए, ये सभी विशेषाधिकारी होते हैं। मंत्रिमंडल के सदस्य हो गए, केंद्रीय मंत्री हो गए, ये सभी विशेषाधिकारी होते हैं। इनको दिए जाने वाले वेतन जो कार्यरत रहने के दौरान हर महीने दिया जाता है उसको वेतन कहते हैं। पेंशन जो रिटायर होने के बाद हर महीने दिया जाता है उसको पेंशन कहते हैं। और भत्ता जो महंगाई के साथ आपकी जो सैलरी होती है, मंथली होती है, उसमें जो इंक्रीजमेंट होता है, जो बढ़ावा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? भत्ता कहते हैं। ठीक है, तो इस तीनों के बारे में हमको जानकारी कहां से मिलती है? दूसरी अनुसूची से मिलती है। दूसरी अनुसूची आपको विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन, पेंशन और भत्ता के बारे में हमको जानकारी प्रदान करता है। क्लियर? देखिए क्या लिखिए, सरकारी कर्मचारियों को दिया जाता है। हाँ बिल्कुल दिया जाता है। इनका वेतन नहीं मिलता है, सबको भी वेतन मिलता है। आज के टाइम में जो प्रधानमंत्री हैं उनको 2.5 लाख रुपया जो है वेतन मिलता है। ठीक है, इसके अलावा कपड़ा लत्ता, खाना पीना, घूमना फिरना सब अलग है भाई साहब। पेंशन का सिस्टम उस सिस्टम में, उसमें सरकारी नौकरियों में पेंशन का सिस्टम हटा दिया गया है, वहां पे है। हालांकि अभी तो आप लोग का करंट नहीं शुरू हुआ है, 1-2 दिन में आपका भी करंट शुरू होगा। बाकी सारे बैच में करंट चल रहे डेली। सर वो लोगों को कौन देता है? डेली कौन देता है? सरकार देती है। सरकार की तरफ से उनको मिलता है। संचित निधि होता है, हम लोग पढ़ेंगे उसमें। संचित निधि से इनको जो है पेमेंट किया जाता है। ठीक है, तो करंट अफेयर्स जो है उसमें हम लोग फोकस जब करना शुरू होगा तो आपको पता चलेगा। अभी हाल ही फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि किसी भी व्यक्ति का जो पेंशन है वो उसका मौलिक अधिकार है और उसको आप नहीं रोक सकते हैं, जिसके कारण छत्तीसगढ़ पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने फिर से पेंशन योजना को लागू करने की बात कही है। ठीक है, पेंशन योजना क्यों? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह दलील दिया था कि बुढ़ापे में जब आदमी पूरा जीवन सरकारी नौकर की तरह सरकार का काम करता है और बुढ़ापे में जब उसको सहारे की जरूरत होती है तो एकमात्र सहारा उसका पेंशन है, उसको आप नहीं छीन सकते हैं। क्योंकि अगर हम बुजुर्ग हमारे पास पेंशन है तो हमारे बेटा तो ही हमको बड़ी मानेगा, नहीं है तो बबुआ समझ रहे हैं। इसलिए कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेहनत करके पढ़ लीजिए, सरकारी नौकरी ले लीजिए, ना तो बेटा तो जो है जाके वृद्धाश्रम में डालेगा। उन लोगों को भी पेंशन मिल जाएगा। बिल्कुल मिलता, बहुत पेंशन मिलता है बबुआ। वो तो अगर एक दिन के लिए मंत्री बन गया ना तो पूरे जीवन भर उसको मंत्री का पेंशन मिलेगा, वो कभी खत्म नहीं होता।
ठीक है, ये बात आपको समझ में आई? लिखिए। थोड़ा ज्यादा हलचल है बबुआ, खड़ा करा के 4 सवाल पूछेंगे, हो जाइएगा बेइज्जत, इसलिए थोड़ा सा दायरे में रख। कॉमेडी कर राजपाल यादव बैठा है, लिखिए। अभी आप लोग जो नया नया आए हैं ना, तो अभी आपको हमारे बारे में ठीक से पता नहीं, धीरे धीरे जब पता चल जाएगा तो दिक्कत होने लगेगा, इसलिए हंसा के लगा पढ़ा रहे पढ़िए। आप जब हंसाए तभी हंसिए, जबरदस्ती हंसा जरूरी है, छुट्टी हो जाएगा 10 मिनट बैठ के हंस लीजिएगा। दूसरी अनुसूची में इसमें विशेषाधिकारियों को दिए जाने वाले वेतन पेंशन तथा भत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। वेतन, पेंशन तथा भत्ता के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। देखिए, ये भत्ता जो है ना, सरकारी और सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू होता है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों के लिए वो 10 साल में एक बार इंक्रीज होता है। जैसे अभी 70 साल हो गए हैं हमारी आजादी को और 7वां वेतन आयोग चल रहा है, तो वेतन आयोग क्या है कि आपकी जो सैलरी है वो क्या कर दी गई है, मंथली जो है क्या कर दी गई है, इंक्रीज कर दी गई है, बढ़ा दी गई है। लेकिन इस विशेषाधिकारियों के में कंडीशन ये है कि साल में 5 बार महंगाई बढ़ेगी तो सरकार साल में 5 बार उसका जो भत्ता बढ़ा देगी। ज्यादा गरीब लोग होते हैं ना, इनके पास पैसा का बड़ा दिक्कत होता है। अब सोचिए आज के टाइम में आप 1200-1300 का रिचार्ज करा लीजिएगा, 2500 के आसपास का रिचार्ज करा लीजिएगा तो साल भर आपका जो सो फ्री। उनको अभी भी 1 लाख रुपया दिया था फोन कॉलिंग के लिए, बताइए 75,000 रुपया एक्स्ट्रा आज के टाइम में दिया है। भाई उसको घटा लो ना, जहाँ पे जरूरत कम है उसको घटाइए, महंगाई अपने आप कंट्रोल हो जाएगी। देखिए आज के टाइम में मैं चर्चा करूंगा एक जगह पे, जब हम लोग आपातकाल का अधिकार को पढ़ रहे होंगे राष्ट्रपति के, तो वहाँ पे मैं चर्चा करूंगा। फिलहाल ज्यादा हो जाएगा कहानी कथा। ये आप लिख चुके विशेषाधिकारी वेतन, पेंशन और भत्ता। अब अगला लिखिए तीसरी अनुसूची। एक्चुअली तीसरी अनुसूची क्या कहता है? तो यह कहता है कि विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ का वर्णन, यानी कि विशेषाधिकारी, जैसे अगर राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति कार्यभार संभालने के दौरान सबसे पहले शपथ लेते हैं। प्रधानमंत्री अपना प्रधानमंत्री के कार्यभार संभालने के पहले शपथ लेते हैं। मुख्यमंत्री भी उसी तरह, सभी जो भी मंत्री वगैरह हैं वो सभी जो है सो शपथ लेते हैं। तो कौन सा व्यक्ति किस प्रकार का शपथ लेता है इसके बारे में जानकारी हमको कौन देता है? आप देखते होंगे कि राष्ट्रपति जब शपथ ग्रहण करते हैं तो मुख्य न्यायाधीश, सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो कुछ बोलते हैं और राष्ट्रपति उसको रिपीट करते हैं। उसी तरह जब प्रधानमंत्री अपने पद को संभालने जाते हैं तो राष्ट्रपति कुछ बोलते हैं और प्रधानमंत्री उसको रिपीट करते हैं, उसी को हम लोग शपथ कहते हैं। अब चूंकि सारे लोगों का अधिकार क्षेत्र अलग अलग है ना, तो एक ही प्रकार का शपथ तो नहीं हो सकता है। जैसे छोटका के लिए भाई के लिए, बड़का के लिए माई के लिए क्रिया का एक शपथ ही है, उसी प्रकार से ये लोग जो है अपने जिस प्रकार का पद है उस प्रकार का ये लोग शपथ ग्रहण करते हैं। तो कौन सा व्यक्ति शपथ ग्रहण के दौरान क्या बोलेगा इस बारे में हमको जानकारी कहां से प्राप्त होती है? तीसरी अनुसूची से। क्लियर? देखिए इसमें विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ की जानकारी प्राप्त होती है। विशेषाधिकारियों द्वारा लिए जाने वाले शपथ की जानकारी प्राप्त होती है। शपथ की जानकारी प्राप्त होती है। अगला है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची
एक्चुअली यह क्या कहता है, यह बताता है राज्यसभा में विभिन्न राज्यों से सीटों का बंटवारा, सीटों का आवंटन, यानी कि राज्यसभा में किस राज्य से कितनी सीटें जाएंगी, इस बारे में हमको जानकारी जो है सो चौथी अनुसूची देता है। जैसे बिहार से राज्यसभा में कितनी सीटें जाती हैं, कितने लोग बिहार से राज्यसभा में जाते हैं? अच्छा, अभी आपको लोकसभा राज्यसभा नहीं समझ में आ रहा है? कोई बात नहीं है, बस हाँ, जो लोग पहले से थोड़ा बहुत पढ़े हैं उनको समझ में आता होगा। शब्द आपको ध्यान में आ रहा है ना, लोकसभा राज्यसभा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पॉलिटी का सब्जेक्ट है, वहां पे जब चलेगा खत्म होते होते पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिलहाल केवल ये ध्यान रखना है कि राज्यसभा हम बोल रहे हैं और बिहार से उसमें जो सीटें जाती हैं वो कितनी सीटें जाती हैं? 16 सीटें जाती हैं, ठीक है। यानी कि बिहार से राज्यसभा में 16 सदस्य चुन करके जाते हैं, अलग अलग राज्यों से राज्यसभा में अलग अलग सदस्य चुन के जाते हैं। इसके बारे में जानकारी हमको चौथी अनुसूची से मिलती है। जैसे भारत का नक्शा आपको थोड़ा बहुत ध्यान में है? ये आपको जो है ना, इस पोर्शन को चिकन नेक कहते हैं, ये थोड़ा सा ज्यादा पतला है। मुर्गी खाए हैं आप लोग? मुर्गी के गर्दन की तरह है ये पतला, इसको हम लोग चिकन नेक कहते हैं। सिक्किम के जस्ट पहले वाले क्षेत्र को हम लोग चिकन नेक कहते हैं। चिकन नेक के उस पार जो है ये सिक्किम है और इसके अंदर जो है 7 अलग अलग स्टेट है। ये आपका त्रिपुरा है, इधर अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, मणिपुर हुआ, नागालैंड हुआ और इस क्षेत्र में आपको जो है सो मेघालय है और बीच में आपका असम है, ठीक है। तो ये इसको हम लोग जो है ना 7A और 1A हो गए कितने? 8। इसको 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर कहा जाता है, मतलब अंदर 7 को बहन है, जिसके बाहर की तरफ पहरेदार की तरह खड़ा है भाई। इसको 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर कहते हैं। इस 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर यानी कि इस 8 राज्यों में से, इन 8 राज्यों में से केवल असम जो है ना, असम यहाँ से 7 सदस्य चुनकर के राज्यसभा में जाते हैं, बाकी सभी राज्यों से एक एक सदस्य चुन के जाते हैं। याद करने का झंझट खत्म। 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर आपको अगर ध्यान में है तो असम से 7 को, बाकी सबसे एक एक को, तो याद क्या करना है उसमें? पूछते आपसे मेघालय से काय होगा आदमी, सिक्किम से काय होगा आदमी? एक आदमी, ठीक है। उसी तरह अगर हम केंद्र शासित राज्यों की बात करें, केंद्र शासित राज्य कितने हैं? 8 है। तो 8 केंद्र शासित राज्यों में से 3 केंद्र शासित राज्यों से ही राज्यसभा में सदस्य चुन के जाते हैं। बाकी जो 5 बचे उससे कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। वो 3 राज्य कौन कौन से हैं? एक हो गया दिल्ली। दिल्ली जो है वो दिलवालों का शहर है, ऐसा बोला जाता है, पता नहीं। दिल्ली जो है यहाँ से 3 सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी बना है, तो जम्मू कश्मीर जो राज्य है वहां से 4 सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। और एक है पुदुचेरी, जिसको अपने आप लोग पांडिचेरी कहते होंगे, एक्चुअली उसका नाम वर्तमान में पुदुचेरी है, ठीक है। ऐसा इसलिए कि पांडिचेरी जो राज्य है ना, राज्य था, उसके अंतर्गत 4 जिले पड़ते थे और एक जिला का नाम भी पांडिचेरी ही था। तो कंफ्यूजन हो जाती थी कि अगर कोई प्रोजेक्ट आता था तो पता नहीं उस राज्य के लिए आया है या उस जिला के लिए आया है या पूरा राज्य के लिए आया है, जिसके कारण जिला का नाम पांडिचेरी छोड़ दिया गया और राज्य का नाम क्या कर दिया गया? पुदुचेरी कर दिया गया। और पुदुचेरी से एक सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। क्लियर? पुदुचेरी से एक सदस्य, जम्मू कश्मीर से 4 सदस्य और दिल्ली से 3 सदस्य चुन करके राज्यसभा में जाते हैं। जबकि 7 सिस्टर्स विथ ए ब्रदर में असम से 7, बाकी सभी से 1, आपके बिहार से 16 आदमी राज्यसभा में चुन के जाते हैं। तो ये बातें हमको कहां से पता चली है? तो हमने जो है चौथी अनुसूची को पढ़ा है। चौथी अनुसूची से हमको ये बात पता चलती है कि किस राज्य से कितने सदस्य चुन करके राज्यसभा का सदस्य बनेंगे। क्लियर? लिखिए, ये सब छोड़िए ना, अभी वो जब राज्यसभा पढ़ेंगे ना ये सब लिखाएंगे। यहाँ बस केवल हम इसको समझाने के लिए थोड़ा सा बताएं कि राज्यसभा होता है, ठीक है। इसको नहीं लिखना है, जो लिखा रहे हैं उसको लिखते जाइए। जो भी समझाए हैं वो सब राज्यसभा वाले टॉपिक में चलेगा। लिखिएगा, इसमें विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में चुनकर आने वाले, विभिन्न राज्यों से राज्यसभा में चुनकर आने वाले सीटों का बंटवारा किया गया है, सीटों को आवंटित किया गया है। आवंटित या बंटवारा दोनों बात बराबर होता है। सीटों का बंटवारा किया गया है या सीटों को आवंटित किया गया है। सीटों का बंटवारा किया गया है।
सीटों का बंटवारा किया गया। क्लियर? 5वीं अनुसूची, 5वीं अनुसूची, पांचवी अनुसूची क्या कहता है? एक्चुअली यह अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान की व्यवस्था करने की बात करता है। ठीक है, आप लोग अगर पुराने टाइम वाला फिल्म देखिएगा, जैसे आप जो डाकू वगैरह बना करते थे, जैसे आपको वो धावक थे, क्या नाम था उनका? मिल्खा सिंह, डाकू हो गए थे। एक और जो जिसमें इमरान खान जो है एक्टिंग किया था, हाँ शोले, बहुत बढ़िया। तो उसमें जो आप देख रहे हैं बहुत सारे डाकू बिहार में रहते हैं, नहीं? तो वो जो डाकू हैं, सामान्य तौर पे ऐसा होता था कि पहले के टाइम के जो जमींदार होते थे ना, ठाकुर लोग होते थे, वो लोग जो बैकवर्ड कास्ट थे उस पर बड़ा जुल्म कर देते थे। मान लिया उसके मेहरारू को लेके चला गया, अब बताइए बेचारा मेहरारू को अपने लिए लेके आया था कि ठाकुर के लिए लेके आया था? मामला खराब हो गया। अब बंदा जो है सो प्रतिशोध के आग में जो सुझल लगे, ठाकुर साहब जब तक आपका हम हाथ नहीं काट देते तब तक हम जो है सो चैन का सांस नहीं लेंगे। अब हाथ काटने के लिए वो बन गया क्या? डाकू, चला गया भीतर की तरफ। तो कौन लोग थे? वो लोग बहुत गरीब लोग थे जिनके ऊपर सरकार फोकस नहीं कर पाती थी। तो देश जब आजाद हुआ तो सरकार उन पे फोकस करने के लिए स्पेशल कंडीशन उनके लिए बनाया। क्या कंडीशन बनाया? तो उनको जो है सो अनुसूचित जाति और जनजातियों को प्रशासन में विशेष प्रशासनिक जो है सो छूट, विशेष प्रशासनिक प्रावधान किया गया, और हरिजन एक्ट वगैरह जो है ना, वो इसी के अंतर्गत उनको अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, देखिए 5वीं अनुसूची, देखिएगा इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए, अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किया गया है। अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए विशेष प्रशासनिक प्रावधान किया गया है। विशेष प्रशासनिक प्रावधान किया गया है। विशेष प्रशासनिक प्रावधान, विशेष प्रशासनिक प्रावधान किया गया है। ठीक है, चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पे रहने देते हैं, और कल जो है आपका फिर से अनुसूची ही चलेगा, क्योंकि इसमें अभी 7 अनुसूची और बच गए, और इसमें भी 7वीं अनुसूची थोड़ा सा लंबा है। हमको लगता है कि कल बनाने शायद खत्म हो जाए अनुसूची। ठीक है, देख लेते हैं। समझाना पड़ता है इसलिए थोड़ा सा टाइम लगता है, और समझना ज्यादा जरूरी। सब बात किताब में लिखा गया, खाली लिखवा देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग कल।